हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स के बारे में चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पुष्पी पादप क्या होता है। पुष्पी पादप का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिसमें पुष्पों का निर्माण हो उनको पुष्पी पादप या फ्लोरिंग प्लांट कहा जाता है। और लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह कोई नया नहीं है, इसके बारे में तो आप लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में लैंगिक प्रजनन के बारे में बहुत विस्तार से बात किया गया था। थोड़ा सा हम आपको रिकॉल करा देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन में क्या होता है कि हमेशा दो विपरीत लिंग के युग्मक, जिनको नर और मादा युग्मक कहा जाता है, यह आपस में फ्यूज होते हैं और इनके फ्यूज होने की प्रक्रिया को प्रजनन या निषेचन कहा जाता है और इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहा जाता है। तो लैंगिक जनन का सीधे सीधे अर्थ क्या हो गया कि नर और मादा युग्मक इसमें फ्यूज होते हैं, मिलते हैं और इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। लैंगिक जनन हमेशा उच्च श्रेणी के पादपों और जंतुओं में पाया जाता है। तो अब हम लोग इसमें शुरू करते हैं सबसे पहले पुष्प की संरचना के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो पुष्प हैं, पुष्प कुछ नया नहीं है, बल्कि इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और पुष्पों का प्रचलन हमारे देश में या दूसरे देशों में भी बहुत प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। पुष्प जो है प्राचीन काल में राजा महाराजाओं की शोभा को बढ़ाते थे, उनके स्वागत में, सम्मान में पुष्पों का प्रयोग किया जाता था। और आज भी शादी ब्याह के अवसरों पर और दूसरी जगहों पर गिफ्ट देने के लिए, उपहार देने के लिए पुष्पों का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। और अब हम लोग इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे सिलेबस का एक मुख्य भाग है। तो सबसे पहले जो पुष्प होता है, तो पुष्प की संरचना को हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि पुष्पों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसमें होता है कि सहायक जनन अंग और दूसरा होता है प्राथमिक जनन अंग। अब हम लोग बात करते हैं कि सहायक जनन अंग क्या होता है। सहायक जनन अंग को एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या आता है, इसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज आता है। तो स्टूडेंट, बाह्य दलपुंज क्या होता है, अभी हम लोग इस पर बात करेंगे। और जो पुष्प का जो दूसरा मुख्य भाग होता है, जिसको कहा जाता है प्राथमिक जनन अंग या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और प्राथमिक जनन अंग में क्या क्या आता है, प्राथमिक जनन अंग में पुष्प का नर जननांग और मादा जननांग आता है। नर जननांग कहा जाता है पुमंग कहा जाता है, या इसको इंग्लिश में एंड्रोसियम कहा जाता है। इसकी इकाई को स्टेमेन या पुंकेसर कहा जाता है। इसी प्रकार से पुष्प का जो मादा जनन अंग होता है उसको जायांग कहा जाता है, या उसको गाइनोसियम कहा जाता है। और गाइनोसियम की इकाई को कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है इंग्लिश में। अब हम लोग इसकी एक एक भाग के बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर जो है डायग्राम में एक फ्लावर को या पुष्प को बनाया गया है। और इसमें जो है पुष्प का सबसे निचला हिस्सा, जिसको पेडिसल कहा जाता है या डंठल कहा जाता है। और यह जो पेडिसल या जो डंठल होता है, कोई भी पुष्प जो शाखा के द्वारा पौधे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आप इसको इस तरीके से समझें कि पेडिसल क्या है। पेडिसल का मतलब कि जैसे अगर आप पुष्प को अपने हाथों में पकड़ते हैं, तो पुष्प का वह हिस्सा जिसको आप हाथों से पकड़े हुए रहते हैं, वही डंठल या पेडिसल कहलाता है। यह पुष्प का सबसे आधारी भाग होता है। और इसके बाद इसमें जो है इसकी अगली संरचना में आता है थैलेमस या पुष्पासन। तो पुष्पासन क्या होता है, पुष्प आसन का मतलब हो गया कि पुष्प जिस आसन पर हो। जैसे मान लीजिए कि आपने गुलाब का फूल हाथ में पकड़ा हुआ है, तो उसमें पेडिसल या डंठल क्या हुआ कि जो हाथ में आप पकड़े हैं वो पेडिसल या डंठल है। और उसी से लगा हुआ एक क्या होता है, ये थैलेमस होता है या पुष्पासन होता है, जिस पर पुष्प क्या होता है कि व्यवस्थित रहता है। आसन का मतलब ही होता है बैठना, तो पुष्पासन का मतलब कि वह स्थान जहाँ पर पुष्प क्या हो, बैठा हुआ हो, अर्थात वहाँ पर जो अरेंज हो, उसको पुष्पासन कहा जाता है। इसके बाद
हम लोग बात करते हैं पुष्प के अगले भाग पर। और पुष्प का जो अगला हिस्सा होता है जिसको कहा जाता है बाह्य दल पुंज, और बाह्य दल पुंज को कहा जाता है इंग्लिश में कैलिक्स। और यह जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स की इकाई को सेपल कहा जाता है। अब कैलिक्स क्या है? कैलिक्स चूंकि जो फ्लावर का या पुष्प का सबसे बाहरी भाग या बाहरी चक्र या इसको वर्ल भी कहा जाता है, आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर इज नोन एज कैलिक्स। और ये जो कैलिक्स है तो यह क्या करता है, इसका काम होता है कि यह पुष्प में जो कली होता है, कली को क्या करता है, यह ढकने का काम करता है। आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी जो पुष्प होता है तो सबसे पहले जो पुष्प में कली बनता है, और क्या होता है कि यह जो कैलिक्स होता है वो क्या करता है कि कली को चारों तरफ से ढके हुए रखता है। तो इस प्रकार से यह कैलिक्स का काम क्या हो गया कि पुष्प को चारों तरफ से ढकना। और ये कैसा होता है, यह हरा होता है कैलिक्स। अब हरा होता है तो इसका काम क्या हो गया, इसका काम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस हो गया। तो इस प्रकार से क्या करता है कि पौधे को या पुष्प के लिए पोषण प्रदान करने का काम करता है यह कैलिक्स। और कैलिक्स की जो इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको सेपल कहा जाता है। और इस प्रकार से यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र हो गया। पुष्प जब खिलता नहीं है उन स्थितियों में क्या करता है कि यह पुष्प को कवर करने का काम करता है, ढकने का काम करता है। अब शायद आपके दिमाग में आ गया हो कि कैलिक्स क्या होता है। कैलिक्स पुष्प को ढकने का काम करता है जब ये कली अवस्था में होता है। यह हरे रंग का होता है और क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पुष्प का जो अगला हिस्सा होता है, अगला भाग होता है। और पुष्प का जो अगला भाग है, जो अगला हिस्सा है, या इसका जो दूसरा चक्र भी इसको कहा जाता है, यह क्या होता है, इसको दलपुंज कहा जाता है या इंग्लिश में इसको कोरोला कहा जाता है। और इसकी जो इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है, पेटल कहा जाता है। यह जो कोरोला है, कोरोला या दलपुंज, यह पुष्प का रंगीन भाग होता है। जैसे आप जितने भी फ्लावर आपके दिमाग में आ रहे हो, जैसे मान लीजिए कि जो गुलाब है तो गुलाब में क्या होता है कि जो उसका पंखुड़ी होता है, लाल रंग का भी गुलाब होता है, सफ़ेद रंग का भी होता है, पीले रंग का भी होता है। इसी तरीके से गुड़हल भी कई रंग के होते हैं। तो कोई भी फूल हो, उसका जो रंगीन हिस्सा है, जो पंखुड़ी है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को दल पुंज कहा जाता है या उसको इंग्लिश में कोरोला कहा जाता है। और उसकी जो इकाई होती है, इकाई का मतलब तो जान रहे हैं, इकाई का मतलब कि उसका एक टुकड़ा, उसको क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि गुलाब का एक फूल आपने लिया और उसमें से उसका एक पंखुड़ी तोड़ दें, तो एक पंखुड़ी जो है वो क्या है, वो उसका इकाई है। और उसी को क्या कहा जाता है, उसी को पेटल कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है, जो पेटल है या जो कोरोला है, यह क्या करता है कि पुष्प की खूबसूरती इस पर डिपेंड करती है। और जो है, जो अलग अलग रंग के जो फूल होते हैं तो उसमें जो कोरोला होता है वो अलग अलग रंगों का होता है। तो यह क्या करता है कि पुष्पों की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा इसका और भी काम है। क्या काम है कि यह जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कीट पतंगे होती है, जैसे मधुमक्खियाँ हो गई, भंवरे हो गए और दूसरे इंसेक्ट हो गए, जिसको यह क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है। क्यों आकर्षित करने का काम करता है कि इसमें पॉलिनेशन की क्रिया हो सके। और पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन जो है यह, इसमें क्या होता है कि पुष्प का जो परागकण होता है वह परागकोश से वर्तिकाग्र पर जाता है। इसी क्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है। इस पर हम लोग आगे के वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो स्टूडेंट, इसके बाद आता है पुष्प का तीसरा चक्र या थर्ड वर्ल। पहला क्या हो गया, पहला कैलिक्स हो गया, दूसरा कोरोला हो गया, तीसरा क्या होगा, तीसरा एंड्रोसियम होगा, और चौथा क्या होगा, गाइनोसियम होगा। तो सबसे पहले हम लोग एंड्रोसियम के बारे में बात करते हैं। एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड्रोसियम जो होता है यह किसी भी पुष्प का नर जनन अंग होता है। इसको इंग्लिश में एंड्रोसियम बोलते हैं और इसको हिंदी में पुमंग कहा जाता है।
और इसकी जो इकाई होती है उसको स्टेमेन कहा जाता है, या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में उसको पुंकेसर कहा जाता है। यह स्टेमेन जो होता है, स्टेमेन की संख्या अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है। जैसे कि मान लीजिए कि जो सरसों होता है, तो सरसों में क्या होते हैं, इनकी संख्या 6 होती है, और जो मटर का फूल होता है उसमें इनकी संख्या 9 होती है। इसी तरीके से जो गुड़हल का फूल होता है उसमें इनकी संख्या अनंत होती है, गुलाब के फूल में इनकी संख्या अनंत होती है। और अगर हम क्या करें कि यह जो एंड्रोसियम है, जो पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसकी इकाई को स्टेमेन कहा गया। जो एक स्टेमेन होता है, स्टेमेन या पुंकेसर, उसको अगर हम देखें तो इस तरीके से दिखाई देता है। जैसे देखें यहाँ पर जो बना हुआ है, तो इसमें जो स्टेमेन है, इसमें ऊपर का हिस्सा कैसा होता है, वह गोल सा होता है, या कुछ पुष्पों में लंबा होता है, और उससे एक लंबी तंत्र लगा होता है, या जो है एक जो है फिलामेंट लगा हुआ होता है। और क्या होता है कि इस प्रकार से जो स्टेमेन होता है, स्टेमेन के 2 भाग हो गए। यहाँ पर देखें आप, इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है स्टेमेन का, पुंकेसर का, और पुंकेसर क्या है, यह एंड्रोसियम की इकाई है, या पुष्प का जो नर जनन अंग है उसकी इकाई है। तो इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको एंथर कहा जाता है, या इसको हिंदी में परागकोश कहा जाता है, और यह इसका फूला वाला हिस्सा होता है। परागकोश से एक लंबी नली लगी होती है, या एक डंडी लगी होती है, डंडी कहें तो ज़्यादा उपयुक्त है, एक लंबी डंडी लगी हुई होती है, इस डंडी को फिलामेंट कहा जाता है। और जहाँ पर यह एंथर और फिलामेंट, या परागकोश और यह फिलामेंट आपस में जुड़ते हैं, उस जगह को कनेक्टिव कहा जाता है। कनेक्टिव माने जोड़, तो कनेक्टिव क्या है, यह वह जगह है जहाँ पर जो एंथर होता है और फिलामेंट होता है आपस में जुड़े हुए होते हैं। और स्टूडेंट्स, इसमें इसका जो एंथर वाला हिस्सा होता है, तो एंथर में क्या होते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, परागकण भरे हुए होते हैं, बहुत सारे परागकण भरे हुए होते हैं। और इन परागकणों को पॉलन ग्रेन्स भी कहा जाता है। इन्हीं परागकणों से क्या होता है कि मेल गैमीट का निर्माण होता है। और क्या होता है कि यही परागकण जब परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इसी क्रिया को पॉलिनेशन या परागण कहा जाता है। और इस प्रकार से जो एंथर होता है, एंथर में क्या हो गया, परागकोश में बहुत सारे परागकण भरे हुए होते हैं, और क्या होता है कि इन्हीं परागकणों से मेल गैमेटोफाइट बनता है। मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है कि पहले नर युग्मक बनेगा, और नर युग्मक से क्या बनेगा, उसका आगे का डेवलपमेंट होगा, और फिर उसी से क्या होगा, उसी से निषेचन होगा इन पुष्पों में। तो इस प्रकार से यह पुष्प का जो तीसरा वर्ल है, या जो तीसरा चक्र है, जिसको एंड्रोसियम कहा जाता है। और अब हम लोग चलेंगे पुष्प के चौथे भाग पर, या चौथे चक्र पर। तो पुष्प का जो चौथा चक्र होता है उसको कहा जाता है जायांग। और जायांग क्या होता है, यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। जायांग को इंग्लिश में गाइनोसियम कहा जाता है। और यह जो गाइनोसियम होता है, इसकी इकाई को कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है। और यहाँ पर देखें, ये जो कार्पेल या पिस्टिल किस तरीके से होता है, इस तरीके से यह सबसे ऊपर एक जो है ऐसी गोल संरचना है, वहाँ से एक लंबी नली लगी हुई है, और नीचे वह जा करके एक गोल संरचना बना रहा है, एक जैसे जो है, जैसे क्या होता है, जैसे लोटे जैसा संरचना बना रहा है। उस संरचना को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अंडाशय कहा जाता है, या उसको ओवरी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम की इकाई को क्या कहा गया, कार्पेल कहा गया या पिस्टिल कहा गया। और गाइनोसियम क्या है, पुष्प का मादा जनन अंग है, और इसकी इकाई को कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है। एक कार्पेल का यहाँ पर चित्र बना हुआ है। कार्पेल का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, इसको कहा जाता है वर्तिकाग्र, या इसको स्टिग्मा कहा जाता है। इसके बाद यह जो स्टिग्मा होता है, यह इसके बाद एक लंबी नली होती है, उसको स्टाइल कहा जाता है, या उसको वर्तिका कहा जाता है। और सबसे नीचे का जो हिस्सा
गोल या लोटे जैसा होता है उसको ओवरी कहा जाता है या उसको अंडाशय कहा जाता है। और इस पूरी संरचना को कार्पेल कहा जाता है या पिस्टिल कहा जाता है। यह कार्पेल या पिस्टिल मादा जनन अंग की इकाई होती है। और जो ओवरी होता है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। और क्या होता है कि जब निषेचन की क्रिया पुष्पों में हो जाती है तो इसी ओव्यूल से क्या बन जाता है, सीड बन जाता है या बीज बन जाता है। और क्या होता है कि उस बीज के अंदर एक जो है इम्ब्रियो होता है और बाद में क्या होता है कि उसी इम्ब्रियो के जमने से नए पौधे का निर्माण होता है। और निषेचन की क्रिया के बाद क्या होता है, निषेचन तो जान रहे हैं, निषेचन का मतलब कि यहाँ पर हम देख लें थोड़ा सा कि जो परागकोश है, परागकोश के अंदर परागकण है और ये परागकण जब जो है परागकोश से कहाँ पर आ गया, वर्तिकाग्र पर आ गया, तो इस क्रिया को पॉलिनेशन या परागण कहा गया। और क्या हुआ, वर्तिकाग्र पर जब परागकण पहुँच जाता है तो उसका जो है जर्मिनेशन होता है, वह यहाँ की नमी को स्टिग्मा पर जो नमी होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और वो परागकण जमता है। और वह जो है यह स्टाइल से होता हुआ उसमें एक पॉलन ट्यूब बनता है, परागनली बनता है, होता हुआ वह नीचे आता है अंडाशय या ओवरी तक। और ओवरी से क्या होता है कि ओवरी में फिर जो है वहाँ पर ओव्यूल होता है, उससे जो है इम्ब्रियो सैक का या फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। और उसमें जो एग सेल होता है वह नरयुग्मक एग सेल से आकर के मिलता है और निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और इस प्रकार से क्या होता है कि निषेचन की क्रिया के बाद जो ओव्यूल होता है इससे सीड या बीज बन जाता है और ओवरी से फल बन जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि निषेचन की क्रिया पूरी होती है। और तो स्टूडेंट्स, अब जो है इस वीडियो में आज हम लोगों ने जो है क्या पढ़ा, पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा। पुष्प की संरचना में हम लोगों ने पुष्प के जो 4 भाग होते हैं जिसको दलपुंज, बाह्य दलपुंज और उसके बाद जो पुमंग, जायांग के बारे में पढ़ा, पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा। और अब हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।